Good afternoon, class 8. How are you all? I hope you are all are fine. Today we are doing characteristics of an ideal fuel. Okay, this is chapter combustion and flame, and we are doing the characteristics of ideal fuel. An ideal fuel should have the following characteristics. It should हैव अ हाई कैलोरिफिक वैल्यू, यानी कि इसकी जो कैलोरिफिक वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा हाई होनी चाहिए, यानी कि जब वो जले तो वो बहुत ज़्यादा एक हीट का अमाउंट प्रोड्यूस करे, दैट इज़ हाई कैलोरिफिक वैल्यू. बी चीप, सस्ता हो, एंड रेडिली अवेलेबल, इजीली अवेलेबल हो हर जगह पर. ओके. थर्ड इज लीव नो रेसिड्यू आफ्टर बर्निंग, यानी कि अब जब वो जल जाए पूरी तरीके से तो अपने पीछे कोई भी राख या फिर कोई भी रेसिड्यू ना छोड़े. बर्न एट अ मॉडरेट रेट, यानी कि इजीली वो आराम से बर्न होता रहे, ऐसा ना हो कि बहुत देर लगाए या बहुत जल्दी से, वो एक मॉडरेट रेट पर बर्न हो. बी इजी टू स्टोर, ट्रांसपोर्ट एंड हैंडल, यानी कि इजीली स्टोर हो सके, किसी भी सिलेंडर में, किसी भी और कंटेनर में इजीली स्टोर हो सके, ट्रांसपोर्ट हो सके और हैंडल किया जा सके. नॉट टू प्रोड्यूस एनी हार्मफुल प्रोडक्ट्स ऑन बर्निंग, और जलने के बाद कोई हार्मफुल प्रोडक्ट ना बनाए. ओके. हैव इग्निशन टेम्परेचर अबव द रूम टेम्परेचर, और साथ साथ उसका जो इग्निशन टेम्परेचर है वो भी उसके रूम टेम्परेचर से ज़्यादा होना चाहिए. नाउ हियर वी हैव समथिंग इंटरेस्टिंग, दैट इज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, दैट इज CNG, which we put on in our vehicles, that is CNG, has a calorific value of 50,000 kilojoules per kilogram. It is the most preferred fuel as it creates less pollution and relatively cheaper and available everywhere, right? That's why we use it in our vehicles. Now moving next, there is probably नो फ्यूल दैट कैन बी कंसीडर्ड एज एन आइडियल फ्यूल, यानी कि ऐसा कोई भी फ्यूल नहीं है जो कि आइडियल फ्यूल से बिल्कुल अच्छी तरीके से कंसीडर किया जा सके, उसको माना जा सके आइडियल फ्यूल. वी शुड लुक फॉर अ फ्यूल विच फुलफिल्स द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स लिस्टेड फॉर द आइडियल फ्यूल, यानी कि अभी जो हमने लिस्ट पढ़ी है एक आइडियल फ्यूल के लिए, ऐसा कोई सब्सटेंस नहीं है जो कि पूरी तरीके से आइडियल फ्यूल, लेकिन हमें ऐसा सब्सटेंस देखना चाहिए जो कि ऑलमोस्ट उन लिस्ट पे खड़ा उतर सके. ओके. However, gaseous fuels are considered excellent fuels. Gaseous fuels are considered excellent fuels as they safely meet most of the requirements of an ideal fuel. Okay. Now, next thing comes is flame. यानी कि जब आग जलती है तो उसके चारों तरफ जो लपटें होती हैं ना, that is flame. Okay. A flame is a region where combustion or burning of gaseous substances occur. यानी कि जिन भी गैसियस सब्सटेंसेस की जब बर्निंग होती है या कंबशन होता है उनके साथ, तब वहाँ पर वो जो रीजन होता है दैट इज फ्लेम. फ्लेम रेफर्स टू द ब्लेज ऑफ फायर. ब्लेज इज डिस्प्ले ऑफ लाइट एंड कलर. ओके. सॉलिड एंड लिक्विड फ्यूल्स विच वेपराइज ऑन बीइंग हीटेड बर्न विद अ फ्लेम. जो सॉलिड और लिक्विड फ्यूल्स होते हैं जब वो वेपराइज होते हैं तो वो फ्लेम निकालते हैं, बिकॉज जो वेपर्स होते हैं, वेपर्स की वजह से ही वो फ्लेम हमें एकदम से चमकती हुई दिखती है. इन अदर वर्ड्स, ओनली दो सॉलिड्स एंड लिक्विड फ्यूल्स which form gases on being heated burn with a flame, यानी कि सिर्फ वही जो सॉलिड और लिक्विड होते हैं जो कि गैसेस के साथ बर्न होते हैं, सिर्फ वही फ्लेम निकाल सकते हैं और कोई भी नहीं. ओके. Some of the substances which burn by producing flames are camphor, बायोगैस, LPG एंड वैक्स, यानी कि कुछ ऐसे सब्सटेंसेस भी हैं जो प्रोड्यूस करते हैं फ्लेम्स को, दैट फॉर एग्जांपल कैम्फर, बायोगैस, LPG एंड वैक्स. व्हेन फ्यूल्स बर्न, द टाइप ऑफ फ्लेम प्रोड्यूस डिपेंड्स ऑन द प्रोपोर्शन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एयर अवेलेबल फॉर बर्निंग, यानी कि अब कंबशन जो फ्लेम्स होती हैं उसमें भी कुछ टाइप की फ्लेम होती हैं. वो कैसे होती हैं? वो बेस्ड होती हैं कि कितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन हमें वहाँ पर मिल रहा है, उस फायर को वहाँ पर मिल रहा है. ओके. सो ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस फ्लेम्स. ल्यूमिनस फ्लेम्स ये वो दो टाइप की फ्लेम्स हैं जो कि टोटली डिपेंड किस पे करती हैं? अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन पे जो कि वहाँ पर फायर को मिल रहा है. अ येलो फ्लेम विच प्रोड्यूसेस हीट एंड appreciable amount of light is called luminous flame, यानी कि
जो येलो कलर की जो फ्लेम होती है जो कि हीट प्रोड्यूस करती है और एक अच्छा अमाउंट ऑफ लाइट प्रोड्यूस करती है, दैट इज नोन एज ल्यूमिनस फ्लेम. ओके, इट इज प्रोड्यूस बाय द कंप्लीट कंबशन. इनकम्प्लीट कंबशन भी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले, यानी कि जहाँ पे सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, राइट. That is known as incomplete combustion. So it is produced by incomplete combustion when the availability of air is insufficient. यानी कि जब एयर ठीक से पूरी तरीके से अवेलेबल नहीं हो पाती. A blue colored flame which produces very little light is called non-luminous flame. यानी कि जो ब्लू कलर की फ्लेम होती है वो थोड़ी कम लाइट प्रोड्यूस करती है और उसको हम नॉन ल्यूमिनस फ्लेम बोलते हैं. यहाँ पर कंप्लीट कंबशन होता है, यानी कि जितना अमाउंट ऑफ एयर और ऑक्सीजन फ्लेम को चाहिए या आग को चाहिए वो वहाँ पर पूरा होता है. ओके, द कलर ऑफ कैंडल फ्लेम्स इज येलो बट एलपीजी बर्न्स विद अ ब्लू फ्लेम. जैसे कि जब वो कैंडल जलती है तो उसकी येलो फ्लेम होती है, बट जब एलपीजी जलती है तो उसकी ब्लू फ्लेम होती है. तो यानी कि एलपीजी इज अ गुड फ्यूल कंपेरेटिवली टू अ कैंडल. नाउ हियर एक्टिविटी 4 कम्स. Its aim is to classify combustible material into those that burn with a flame and those that do not. यानी कि हमें अब इनमें से ये पता करना है कि कौन से फ्लेम के साथ जलते हैं और कौन से फ्लेम के साथ नहीं जलते. यहाँ पे here is material required: a candle, a small piece of magnesium wire, camphor, kerosene, a wood and a piece of charcoal. So अब हमें इसमें से बताना है कि कौन से फ्लेम के साथ जलेंगे और कौन से नहीं. ओके, now procedure: take a listed items, then burn them and then burn them using a lighted matchstick. Now here is the observation: observe whether the given material burns with a flame or not. You do not have to do this activity, but we are just revising it. Okay, so here is the material, they will burn with a flame or not. We have to write it here, yes or no. Okay, candle will burn with a flame, yes. Magnesium wire will burn with a flame, no. Camphor, yes. Here is charcoal will burn with a flame or no. No. Wood will burn with a flame, yes. Kerosene will burn with a flame, yes. So here is the answer. Okay, now conclusion: all the combustible materials do not burn with a flame. It means these all are combustible material but they not burn with a flame. Okay, now here our next topic comes is how does a candle burn. अब एक कैंडल कैसे जलती है? Light the wick of a candle and then let it burn for some time. यानी कि कैंडल को जलाओ और थोड़ी देर तक उसे जलने दो. Observe its burning part. How did we get this flame? On ignition, some of the wax around the wick of the candle melts due to heat. यानी कि उसके आसपास की जो वैक्स होती है वो इजीली जो है क्या हो जाती है? मेल्ट हो जाती है. This molten wax rises upwards through the wick and vaporizes. यानी कि जो molten wax होती है वो उस wick के थ्रू ऊपर की तरफ चढ़ने लग जाती है और वेपर्स की फॉर्म में आ जाती है. The vapors of the wax burn using oxygen of the air to give rise to a flame. यानी कि वहाँ पर जो वैक्स होती है फिर वो ऑक्सीजन के यूज करती है और एक फ्लेम को राइज देती है. ओके, उसकी वजह से फ्लेम जलने लग जाती है. Thus we see that a candle flame is formed by the reaction between paraffin wax vapors and oxygen. So how does it burn? This burns with the reaction between paraffin wax vapors and oxygen. Okay, now here is the structure of a candle flame. See, you have already drawn it in your notebooks, so we are going to read this portion. A flame consists of 3 zones or parts. They are the innermost zone. First is the innermost zone, second one is the middle zone, and third one is the outer zone. It means it has 3 parts. First is the innermost zone, that is totally blackish. Next is the the middle zone, that is yellowish in color, and the outer zone, this is the hottest part actually. Okay, now
These three zones have different colors and different temperature, यानी कि इन तीनों की different different color होते हैं और different different temperature भी होते हैं. The innermost zone of a flame is dark. सबसे जो innermost होता है वो, as I told you, this one is dark and this one is the least hot part. Okay. Next is the innermost zone of a flame is dark and has unburnt vapors of the combustible material. यानी कि यहाँ पे जितने भी vapors होते हैं वो जले हुए नहीं होते हैं. ओके जो जले हुए होते हैं मैंने आपको बताया वो ऊपर चले जाते हैं और वो तब फ्लेम देते हैं. ओके सो नेक्स्ट इज द जोन ऑफ इन दिस इज द कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम. यानी कि ये सबसे ज्यादा कोल्डेस्ट पार्ट होता है एक फ्लेम का. नेक्स्ट इज द मिडल जोन ऑफ अ फ्लेम इज येलो, दैट इज ऑफ येलो कलर. ठीक है. इट इज ब्राइट एंड ल्यूमिनस जोन, यानी कि ये ब्राइट होता है और ल्यूमिनस होता है. ल्यूमिनस जहाँ पे इनसफिशिएंट ऑक्सीजन हमें मिलती है, पूरी प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, दैट्स व्हाई इट्स कलर इज येलो. नेक्स्ट द फ्यूल वेपर्स बर्न पार्शियली हियर बिकॉज enough air is not available for burning. Okay, as I told you that air is totally not available here, so that's why they are partially burned. The incomplete burning in this zone produces carbon particles. So इस वजह से वहाँ पे carbon particles बनते हैं. The carbon particles become hot and emit light. और वो जो carbon particles होते हैं वो hot हो जाते हैं और इस वजह से वहाँ से light emit होती है. The middle zone is a major part of flame and produces moderate temperature. और ये काफी ज्यादा moderate temperature produce करता है. See, this one was the coolest portion. Which one? The first one. The innermost zone was the coolest portion, right? And the middle portion has a moderate temperatures. It was the coldest part. It has moderate temperature. Now the outermost zone of the flame is the zone of complete combustion. The flame is blue and non-luminous. यानी कि यहाँ पर पूरी तरीके से ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है. So that's why it is non-luminous and has a blue flame. Okay. It is the hottest part of the flame. This is the hottest part of the flame and it is quite thin as compared to the middle zone. यानी कि ये थोड़ा सा थिन होता है कंपेरेटिवली टू द मिडल जोन, वो थोड़ा सा थिक होता है. गोल्डस्मिथ ब्लोज दिस जोन ऑफ द फ्लेम विद अ मेटेलिक ब्लो पाइप फॉर मेल्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर. यानी कि जो गोल्ड स्मिथ होते हैं, जो सुनार जो होते हैं, जो सोने चांदी के जो ऑर्नामेंट्स बनाते हैं, वो क्या करते हैं, वो इसी फ्लेम के जोन की हेल्प से मेटेलिक ब्लो पाइप से उसको ब्लो करते हैं ताकि वो जो गोल्ड है और जो सिल्वर है वो इजीली मेल्ट हो जाए. नेक्स्ट here comes an activity, that is activity 5 on page number 95. Its aim is to study different parts of candle. Here we are going to study the different parts or the zones of candle. Okay, so material required is a candle, a table, a matchbox, a thin glass tube and a pair of tongs, a clean glass slide and long copper wire. So these are the material that is required in this activity. Here too as well, you do not have to do this activity. We are just revising it and going to the conclusion directly. Okay, so here is the procedure. Fix a candle on the table and light it with a matchstick. Check the candle flame does not flicker. यानी कि चेक करते रहना है कि जो कैंडल फ्लेम है वो फ्लिक ना करे, ऐसे मतलब जो जलती बुझती रहती है ना उस टाइप से ना हो. होल्ड अ थिन ग्लास ट्यूब विद अ पेयर ऑफ टोंग्स. टोंग होता है एक होल्ड करने के लिए एक सब्सटेंस यूज होता है जो कि लैब्स वगैरह में मोस्टली यूज किया जाता है. जैसे चिमटा होता है ना इधर हमारे किचन्स में, उस टाइप का, बट उससे काफ़ी ज़्यादा इजीली हम उससे होल्ड कर सकते हैं ग्लास ट्यूब्स को. दैट इज कॉल्ड टोंग एंड इंट्रोड्यूस इट्स वन एंड इन द इनरमोस्ट जोन ऑफ द कैंडल. और हमें क्या करना है, उस ग्लास ट्यूब को उसके इनरमोस्ट जोन को कैंडल के पास लेकर जाना है. नाउ ब्रिंग द लाइटेड मैस्टिक नियर द अदर एंड ऑफ द ग्लास ट्यूब. और दूसरी साइड से क्या करना है, मैस्टिक जलाकर वो उसके पास लेकर आनी है. अब हमें क्या ऑब्जर्व होगा, व्हाट डू यू ऑब्जर्व. ऑब्जर्वेशन में हम लिखते हैं कि हमने क्या चीज देखी. ओके, सो व्हाट डू यू ऑब्जर्व. विल यू ऑब्जर्व अ फ्लेम एट द एंड ऑफ द ग्लास ट्यूब. क्या आप ग्लास ट्यूब के एंड पर कोई फ्लेम देखोगे. कंक्लूजन, दिस इज बिकॉज, यस,
हम वहाँ पर एक फ्लेम देखेंगे. दिस इज बिकॉज द डार्क जोन ऑफ फ्लेम नियर द हीटेड विक वो हैज अनबर्न्ड वैक्स वेपर्स. सॉरी, हम वहाँ पर नहीं देख पाएंगे बिकॉज वहाँ पर क्या होगा, जो वैक्स होती है वो उसका जो इनर मोस्ट जोन होता है वो वहाँ पर बिल्कुल भी जो पार्टिकल्स होते हैं वो जले हुए नहीं होते. दैट्स वाई वहाँ पर जो वेपर्स हैं वो इजीली ऊपर नहीं जा पाएंगे और जो ग्लास ट्यूब है वो उसमें एंटर कर जाएंगे एंड अपीयर ऑन द अदर एंड, और वो दूसरी साइड वहाँ पर दिखेंगे. ऑन ब्रिंगिंग अ लाइटिंग मैस्टिक नियर द एंड द वैक्स वेपर स्टार्ट्स बर्निंग, और वो जलना शुरू हो जाएंगे और वहाँ से हमें क्या होगा, फिर एक टाइप की फ्लेम दिखेगी. नाउ नेक्स्ट प्रोसीजर इज इन दिस एक्टिविटी. Next, take a clean glass slide and hold it using a pair of tongs. Now introduce it in the middle zone of the candle flame. Hold the glass slide for about 2 minutes and then remove it. अब हमें क्या करना है, ग्लास स्लाइड लेनी है. ग्लास स्लाइड इस टाइप की होती है और इस टाइप से हमें उसके नीचे कैंडल रखनी है और उसका जो मिडल जोन है उस तक उसको लेकर जाना है. कैसे लेकर जाएंगे, उस जो ग्लास स्लाइड होगी ना उसको थोड़ा नीचे की साइड ले जाएंगे जहाँ पे वो येलोइश पार्ट होता है. उससे क्या होगा, वो इस टाइप का एक ब्लैक कलर का सर्कल बना देगा. ओके, यहाँ से हमें क्या ऑब्जर्वेशन मिली. Observe the glass slide carefully. What do you find? You will find a blackish round spot formed on the glass slide. Conclusion. अब इसका conclusion क्या है? The blackish round spot is formed due to the deposition of unburned carbon particles on the luminous zone of the flame. See, यहाँ पर ये जो है ये unburned carbon particles हैं. Okay. Now procedure. Hold on the end of the longer copper wire with a pair of tongs and introduce to the other end of the flame. Let the copper wire remain about 1 minute in the flame. यानी कि अगर अब हमें इस कॉपर वायर को उसको फ्लेम के सबसे ऊपर पोर्शन वाले यानी कि द आउटर मोस्ट पोर्शन से हमें उसको थोड़ा सा हीट देना है. ऑब्जर्वेशन. व्हाट डू यू ऑब्जर्व? द पार्ट ऑफ कॉपर वायर इन द आउटर मोस्ट जोन बिकम्स रेड हॉट. वो जो आगे वाला पोर्शन है वो बिल्कुल रेड हॉट बन जाएगा. कंक्लूजन. वी मे इन्फर दैट द आउटर मोस्ट जोन ऑफ द फ्लेम हैज़ अ वेरी हाई टेम्परेचर, सो द आउटर मोस्ट जोन ऑफ द कैंडल इज द हॉटेस्ट. सो इस वजह से वहाँ पर जो आउटर मोस्ट जोन होता है वो सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट होता है. ओके.